Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 24th पार्ट पर। एंड ये जो आपका पार्ट होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर नेट का जो पेपर था तो वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और यहाँ से और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन भी सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग सरफेस के बारे में। और राइटिंग सरफेस जो आपकी जनरल केसेस में रहती है वो पेपर होती है। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर ही होता है, पेपर के अलावा कोई भी ऐसी सरफेस जहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं वो आपकी राइटिंग सरफेस कहलाती है। वो आपकी वॉल हो सकती है, वो आपकी वुड हो सकती है, वो आपका पर्चमेंट पेपर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका क्लॉथ पीस भी हो सकता है। मतलब का आपका कहीं पे कुछ भी लिखा होता है तो वो आपका राइटिंग सरफेस कहलाती है। बट जनरल केसेस में आपका पेपर यूज़ होता है, तो इस वजह से यहाँ पर हम बात करेंगे पेपर की। पेपर क्या होता है, मतलब बेसिकली इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। उसके अलावा इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके नेट के एग्ज़ाम में, और साथ में इसका आपको एग्जामिनेशन करना होता है तो वो आप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन, और आज भी हमारे सामने 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ अ पेपर। किसी भी पेपर का आइडेंटिफिकेशन फीचर इसमें से कौन सा होता है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका एक कोई करेक्ट आंसर है और वो आप सभी लोग हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, व्हाट इज काउलिन। यहाँ पर आपको बताना है कि काउलिन क्या होता है। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। एग्जैक्टली ऐसे नहीं आया था, थोड़ा सा वो डिफरेंट तरह से आया था, बट ये टर्म को यूज़ किया गया था और उसमें क्वेश्चन को पूछने का मोटिव यही था, तो इस वजह से मैंने उसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक सही आंसर है और वो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और बाकी दोनों क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, एंड अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो जो आपका पेपर है ये मोस्ट पॉपुलर राइटिंग सरफेस है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ करा जाता है राइटिंग सरफेस के फॉर्मेट में तो वो आपका पेपर को ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, और मोस्ट एंशियंट राइटिंग सरफेस जो थी वो पेपायरस से बनी होती थी। पेपायरस जो होता है एक तरह का पेपर की जगह पे पहले टाइम पर यूज़ करा जाता था और इसको बनाया जाता था बार्क ऑफ पेपायरस श्रब। एक पेपायरस श्रब एक होती है, उसकी जो बार्क होती है उसकी हेल्प से राइटिंग सरफेस बनाई जाती थी जिसको हम पेपायरस कहते थे। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि पेपायरस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, अ पीस ऑफ पेपायरस केप्ट इन द पेरिस म्यूजियम इज प्रोबेबली ऑफ 3500 BC। तो ये जो आपका पेपायरस का पीस है, मतलब जिस पे ये लोग पहले लिखते थे, तो उसी का एक छोटा सा पोर्शन जो है पेरिस के एक म्यूजियम में रखा गया है और ये अप्रॉक्सीमेटली 3500 BC का है। ठीक है, ये आपका उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बट नॉर्मली मैंने ऐसे इंक्लूड कर दिया ताकि आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो जाए। Then, currently used paper is a product made from cellulose. It was invented in 105 AC in China by, ये एक चाइनीज़ साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये अजीब सा नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा, TSAI लून। तो ये बेसिकली जो आपका जनरल इस टाइम पर जो आपका पेपर यूज़ करा जाता है ये आपका सेलुलोज का बना हुआ होता है। मतलब मेजर पोर्शन जो इसमें होता है वो आपका सेलुलोज होता है और इसको इन्वेंट किया था 105 AC में चाइना के एक साइंटिस्ट थे, TSAI लुन। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। उसके अलावा इन्होंने जो पेपर को बनाया था उसके लिए ओल्ड रैक्स को यूज़ करा था। ओल्ड रैक्स थी, उसमें कैनाबिस के फाइबर्स थे और साथ में मलबरी फाइबर्स थे। इन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हुए इन्होंने सबसे पहले जब पेपर सेलुलोज की हेल्प से बनाया था तो उसके लिए इन्होंने इन तीनों चीज़ों का यूज़ किया था। ठीक है, सो ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं यहाँ पर, और अभी हम बात कर लेते हैं जो पेपर के बनने की पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको वुड लेना होता है। ये वुड से आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है सेलुलोज पल्प। ये सेलुलोज पल्प को वुड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप मैकेनिकल मेथड, सेमी केमिकल मेथड या फिर ब्लीचिंग मेथड, इसमें से किसी भी मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं।
और ये मेथड्स डिपेंड करते हैं कि आप किस पर्पज़ से पेपर को बना रहे हैं। कई बार जो आपका न्यूज़पेपर रहता है, आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वाले जो आपके पेपर्स रहते हैं, जो आपके नॉर्मल यूज़ वाले पेपर रहते हैं, तो सबके बनने का प्रोसेस अलग अलग होता है। सारे पेपर्स का टेक्सचर भी अलग अलग होता है। तो वो चीज़ें कुछ हद तक इन वाले मेथड्स पर डिपेंड करती हैं कि आप वुड से किस तरह से सेलुलोज पल्प को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी के आपके लोडिंग और साइजिंग एजेंट्स तो होते ही हैं, बाकी ये वाले मेथड्स भी आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इन मेथड का यूज़ करते हुए आपने वुड से सेलुलोज पल्प को एक्सट्रैक्ट करना होता है, और ये सेलुलोज पल्प को आपको 10 to 80% लेना होता है। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड चीज़ है आपका लंप मटेरियल। ये जो आपका लंप मटेरियल होता है, इसको आपको छोटे छोटे से टुकड़ों में ब्रेक करना होता है, मतलब इसकी आपको श्रेडिंग एंड वॉशिंग करनी होती है। छोटे छोटे से टुकड़ों में आपको ब्रेक करके उसको वॉश करना होता है, और फिर उससे जो आपका सेलुलोज निकलता है वो आपको 20 to 90% लेना होता है। मतलब कि अगर आपने ये 80% लिया तो आप ये वाला 20% लेंगे। अगर यहाँ से वुड वाला आपने 10% लिया तो लंप मटेरियल का आप 90% लेंगे। ठीक है, इस तरह से रहता है। तो इतना इतना आपको यहाँ पर सेलुलोज को लेना होता है। अब जब आपने इन दोनों को ले लिया, अब यहाँ पे इन दोनों को मिक्स करके करनी होती है आपको मैकेनिकल बीटिंग। मैकेनिकल बीटिंग सिंपल सा है, आपको उसको बीट करना होता है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और प्रॉपरली वो इवनली वो उसको आराम से स्प्रेड किया जा सके। ठीक है, इसके बाद में इसमें हम अप्लाई करते हैं साइजिंग एजेंट्स। साइजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो सेलुलर फोर्स को रिड्यूस करते हैं, मतलब कि जो सेलुलोज में सेल्स प्रेजेंट होती हैं तो उसमें जो सेलुलर फोर्स आपस में लग रहा होता है उसको कम करने के लिए यहाँ पर साइजिंग एजेंट्स को यूज़ करा जाता है। जब यहाँ पर आपने साइजिंग एजेंट्स को ऐड कर दिया, इसके बाद में आता है आपका लोडिंग एजेंट्स। इसके बाद में हमको अप्लाई करने होते हैं उसमें लोडिंग एजेंट्स। उसके बाद में इतनी चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया, फिर आपको एक पूरा वायर की मेश होती है जिसके ऊपर पूरा आपको पेपर बनाने के लिए, पेपर की शीट को बनाने के लिए ये जो आपका मिक्सचर था इसको आपको स्प्रेड करना होता है उस पर इवनली, ताकि वो एक शीट का फॉर्म ले सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होता है शीट का फॉर्मेशन। शीट के फॉर्मेशन के बाद में उसके ऊपर आपको कोटिंग करनी होती है कुछ फिलर्स की। कुछ फिलर्स जो होते हैं जिनकी आप कोटिंग करते हैं, वो बेसिकली आपका जो पेपर होता है उसको एक तरह से बिल्कुल स्मूथ बनाने के लिए यूज़ करे जाते हैं। और साथ में उनका ये भी यूज़ होता है कि जब आप उस पर कुछ लिखें तो वो जो इंक होती है वो आपके पूरे पेपर पे स्प्रेड ना कर जाए। तो इस वजह से यहाँ पर कोटिंग के फॉर्म में फिलर्स का यूज़ करा जाता है। और एट लास्ट इतना करने के बाद में आपके सामने एक पेपर की शीट कंप्लीट पेपर की शीट आपके सामने तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर होता है पेपर के मैन्युफैक्चर में। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ आपके साइजिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ आपके लोडिंग एजेंट्स होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अभी हम आगे मूव कर जाते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लोडिंग एंड साइजिंग एजेंट्स की। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें साइजिंग एजेंट्स की, तो साइजिंग एजेंट्स के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं रोजिन, स्टार्च, एनिमल जेलेटिन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये सारे के सारे होते हैं आपके साइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट हम बात करें लोडिंग एजेंट्स की, तो लोडिंग एजेंट्स में आता है आपका एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है आपका काओलिन। तो काओलिन इस तरह से आपका एक तरह का लोडिंग एजेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट का एग्जाम्पल होता है आपका टैल्कम। तो टैल्कम भी आपका लोडिंग एजेंट का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम कैल्शियम सिलिकेट, इसका एग्जाम्पल होता है एस्बेस्टीन। नेक्स्ट है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट एंड जिंक सल्फाइड। तो ये सारे के सारे कुछ आपके लोडिंग एजेंट्स होते हैं। और यहाँ पर जितने भी मैंने नाम लिखे हैं साइजिंग एजेंट्स और लोडिंग एजेंट्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहीं भी नॉर्मली देखने को नहीं मिलेंगे, कोई आपको ये पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बनता है। इसी वजह से मैंने एक एक जितने भी एजेंट्स हो सकते थे यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, तो उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोनों में ही बहुत, यहाँ से आपका एक बार काओलिन तो पूछा जा चुका है और बाकी के पूछने की पूरी चांसेस बन जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद करके समझ के जाइएगा। ठीक है, सो ये आपकी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर आपके कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
सो यहाँ पर सेलुलोज इज़ कॉमनली यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग। जब भी हम पेपर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें जो आपका रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है तो वो आपका सेलुलोज होता है, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल पेपर बाय केलियर इन द ईयर 1843 हैज़ मेड द पेपर प्रोडक्शन ईजियर। सो यहाँ पर 1843 में केलियर के द्वारा जो मैकेनिकल पेपर को बनाने का प्रोसेस था वो इन्होंने और ज़्यादा ईजी हो गया था यहाँ पर 1843 में, ठीक है। देन फर्स्ट केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस यूजिंग कैल्शियम बाइसल्फेट गॉट डेवलप्ड इन 1864। जो केमिकल ट्रीटमेंट वाला मेथड था वो सबसे पहले 1864 में डेवलप हुआ था और इसके लिए कैल्शियम बाइसल्फेट को यूज़ किया जाता था। देन 1884 में जो आपकी रिफाइनिंग प्रोसेस थी बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ सोडियम सल्फेट वाज डेवलप्ड बाय डाल। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1884 में एक रिफाइनिंग प्रोसेस को बनाया था जिसमें बेसिकली ये सोडियम सल्फेट को यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा ताकि एक बार आपके माइंड में आ जाए, तो अगर बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर क्या है, जो आपके अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं जिनसे सेलुलोज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो कौन से मटेरियल में कितना अमाउंट का सेलुलोज प्रेजेंट होता है ये यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है। और यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन बनने के पूरे चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कॉटन एंड सन की, ये जो फाइबर्स होते हैं जब इनसे सेलुलोज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसमें 92 से 97% तक का सेलुलोज अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, हेम्प में 80% सेलुलोज होता है, रेमी में 85% तक सेलुलोज होता है, सियाल में 77% तक सेलुलोज होता है, वुड में 58 to 56%, सीरियल स्ट्रॉज में 36 to 37%, ठीक है। तो ये वाला जो परसेंटेज अमाउंट है किस में कितना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ आपके नोट पॉइंट्स भी हैं, वो क्या है, अगर हम पेपर को न्यूज़पेपर के लिए, जो आपका न्यूज़पेपर वाला जो पेपर होता है उसको बनाने के लिए यहाँ पर आप मैकेनिकल मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल आपके राइटिंग वाले सरफेस होती है, जो आपका नॉर्मल पेपर बनता है कुछ ना कुछ लिखने के लिए, जो आपकी कॉपीज़ का पेपर होता है उसमें जो आपकी मेथड यूज़ करा जाता है वो आपका केमिकल मेथड होता है, जिसमें आप सल्फाइड, सोडा क्लोरीन, ये सारे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं केमिकल मेथड के फॉर्मेट में, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपके पेपर होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वाले होते हैं या फिर हम कहें कि जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जैसे आपके बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, पासपोर्ट होते हैं, आपके गवर्नमेंट ऑफिस वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका जो पेपर होता है उसमें सेलुलोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है, और इसको बनाया जाता है क्राफ्ट प्रोसेस से, ठीक है। इसको आपका क्राफ्ट प्रोसेस से बनाया जाता है और ये एक तरह से मॉडिफाइड फॉर्म है सल्फेट मेथड की। सल्फेट मेथड में कुछ मॉडिफिकेशन करके इस क्राफ्ट प्रोसेस को बनाया गया है, और क्राफ्ट प्रोसेस का यूज़ आप जो थोड़े से वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, पासपोर्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सभी को बनाने के लिए क्राफ्ट प्रोसेस का आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जितने भी नए टर्म्स आते हैं वो पता होना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्राफ्ट प्रोसेस क्या होता है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये मॉडिफाइड फॉर्म है सल्फेट मेथड का, इसका यूज़ करा जाता है जो थोड़े से वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए, उनके पेपर को बनाने के लिए। तो ये सारे जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं और जितना ही मैं बता रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के याद करके समझ के जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। सो ये हो गया, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जामिनेशन की। सो यहाँ पर जो जब आपके पास क्राइम सीन से कोई पेपर वगैरह का कलेक्शन होता है, फिर आपको उसको कंपैरिजन करना होता है, आपके पास एक क्वेश्चन सैम्पल होता है, एक आपके पास स्टैंडर्ड सैम्पल होता है, तो आपको वहाँ पर कंपेयर करना होता है ये चेक करने के लिए जो स्टैंडर्ड और आपका क्वेश्चन सैम्पल है वो दोनों सेम है कि नहीं है।
उसके अलावा उसकी जो पेपर थी उसकी एज क्या रही होगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसका एग्जामिनेशन हम करते हैं, बट यहाँ पर एज ऑफ डॉक्यूमेंट हम नहीं डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ नॉर्मल आपका जो एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। एज ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए सेपरेट वीडियो आएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसको हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर कलर का कंपैरिजन होता है। उसके लिए यहाँ पर एक कलर चार्ट रहता है, उस कलर चार्ट का यूज़ करते हुए आप कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड और क्वेश्चन सैम्पलिंग को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका वेट, तो जो वेट होता है यहाँ पर पेपर का, वो आपका मेज़र किया जाता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर में। इस क्वांटिटी में आपका वेट का मेज़रमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन या स्टैंडर्ड सैम्पलिंग होती है, उन दोनों ही आपको पेपर की वेट करना होता है एंड फिर उसको आपको कंपेयर करना होता है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट, थिकनेस। यहाँ पर जो पेपर की थिकनेस होती है उसके लिए माइक्रोमीटर एंड पेपर कैलिपर का यूज़ करा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या किस चीज़ का यूज़ करा जाता है पेपर के थिकनेस के मेज़रमेंट के लिए। तो ये आपका माइक्रोमीटर एंड पेपर कैलिपर होता है। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जो फाइबर्स का रेशियो होता है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक आपका एग्जामिनेशन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं, क्योंकि सेलुलोज का यहाँ पर एक जो मटेरियल लम्प मटेरियल बनाया गया था, तो उसको हमने एक शीट के फॉर्मेशन में डाला हुआ था। तो वो जो सेलुलोज था वो एक तरह से फाइबर्स के फॉर्मेट में होता है, तो वो आपका उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वही फाइबर्स के रेशियो और उनका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करा जाता है। इससे भी आपको स्टैंडर्ड एंड क्वेश्चन सैम्पलिंग का प्रॉपर पता लग जाता है। देन, कैरेक्टर ऑफ पेपर। कैरेक्टर ऑफ पेपर का मतलब होता है यहाँ पर आपको डिटरमाइन, इसके लिए आप डिग्री ऑफ बीटिंग एंड स्टडी ऑफ अमाउंट ऑफ फाइबर से कर सकते हैं। मतलब जो पेपर है वो वो किस तरह का है, तो उसके लिए यहाँ पर कितने डिग्री की बीटिंग हुई है और साथ में यहाँ पर जो फाइबर्स हैं वो कितने अमाउंट में हैं, इसके यूज़ से मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन से आप इसको आराम से पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कितना अमाउंट है यहाँ पर फाइबर्स का, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कंपैरिजन करना होता है, तो उसकी हेल्प से आपको यहाँ पर ये चीज़ पता चल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर ये भी वापस से बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। सो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं ऐश रेसिड्यूज़ के बारे में। बेसिकली जब हम पेपर को बर्न करते हैं तो उसमें जो रेसिड्यूज़ बचते हैं, जो रिमेन्स बचते हैं, उसमें जो वेट होता है वो आपका ऐश रेसिड्यू के मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं क्वेश्चन को स्टैंडर्ड से, तो उससे आपको पता चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपका किस टाइप का पेपर होगा तो उसमें कितना आपको वेट मिलेगा ऐश रेसिड्यू का, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आपका प्लस माइनस 4.5% हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपका इतना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर अगर आपका ब्यूटोसेलुलोज, कॉटन, जूट या डेसिडुअस फाइबर्स का है, तो उस कंडीशन में जो आपका ऐश रेसिड्यूज का वेट होगा वो 0.4 से 1.5% होगा। नेक्स्ट, स्ट्रॉ पल्प या फिर आपका सेलुलोज का है, तो उस कंडीशन में 2 to 6% आपका ऐश रेसिड्यू होगा। नेक्स्ट, अगर आपका राइस में जो माड़ होता है उसका यूज़ करते हुए पेपर को बनाया गया है, तो यहाँ पर वो 14 to 15% यहाँ पर ऐश रेसिड्यू होगा। उसके अलावा जो वेट होता है ऐश रेसिड्यू ऑफ पेपर का, वो डिपेंड करता है आपका लोडिंग एजेंट। एक तो किस तरह का पेपर है, उसके अलावा जो उसमें आप लोडिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, इन दोनों ही चीज़ों पर आपका ऐश रेसिड्यू का वेट डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला जो चार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये आपको जनरली कहीं मिलेगा भी नहीं, तो उसको अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का एग्जामिनेशन मतलब कि यहाँ पर आपको जो आपका पेपर होता है उस पर आपको यूवी लाइट डालनी होती है या फिर आप कोई इंफ्रारेड लाइट वगैरह डाल सकते हैं, फिर उससे आपको फ्लोरोसेंस का कंपैरिजन करना होता है स्टैंडर्ड एंड क्वेश्चन सैम्पलिंग का। नेक्स्ट है आपका वाटर मार्क। ये जो आपका वाटर मार्क होता है
जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वाटरमार्क होते हैं, जैसा कि कई बार आपका कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वाले डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें ऑलरेडी एक वाटरमार्क प्रेजेंट होता है। तो जो आपका नॉर्मली वाटरमार्क अवेलेबल होता है वो आपका जेन्यून जो होता है, उसमें आप देखेंगे जिस जगह पर वाटरमार्क बनता है वो वहाँ की जो थिकनेस होती है कंपैरेटिवली आपकी हल्की सी थिकनेस कम हो जाती है, ठीक है। और यहीं पर अगर कोई फोर्ज वाटरमार्क बना होगा, किसी ने फोर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की कोशिश करी होगी, तो उस कंडीशन में जो वाटर मार्क की थिकनेस होती है वो आपकी इक्वल रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, कोई वेरिएशन नहीं आता है थिकनेस का, ठीक है। तो इस तरह से आप वाटर मार्क का एग्जामिनेशन करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो वाटर मार्क में जो भी कैरेक्टर्स बने हैं उनके बनाने का तरीका, उनकी साइज़, उनके जो विड्थ रहती है हर एक लाइन की, हर एक लेटर की, वो पूरा प्रॉपर आपको एग्जामिनेशन करना होता है। तो उससे आप वाटर मार्क की जेन्युइनिटी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। देन लोडिंग एंड साइजिंग एजेंट्स, जैसे कि मैंने लोडिंग और साइजिंग एजेंट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, कौन कौन से आपके लोडिंग एजेंट्स होते हैं, कौन कौन से आपके साइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही कुछ लिखे हुए हैं, तो इनका आपको एग्जामिनेशन करना होता है। और बेसिकली ये जो आपके लोडिंग और साइजिंग एजेंट्स होते हैं इनका यूज़ करा जाता है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इंक। जब आप पेपर पे कुछ लिखते हैं तो आप जिस जगह भी पेन को चलाते हैं आपकी इंक उतने तक ही रहती है, वो स्प्रेड नहीं करती है, ये आपने देखा होगा। तो ये आपका लोडिंग और साइजिंग एजेंट्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। आई थिंक मैंने इससे पहले फिलर्स में कह दिया था कि फिलर्स आपके प्रिवेंट करते हैं, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। लोडिंग एंड साइजिंग एजेंट्स आपके यूज़ करे जाते हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ इंक, और जो फिलर्स होते हैं उनका यूज़ होता है फॉर मेकिंग द पेपर ओपेक एंड स्मूथ। पेपर को ओपेक एंड स्मूथ बनाने के लिए फिलर्स का यहाँ पर यूज़ करा जाता है। और इसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। और जो कलरिंग मैटर होते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जैसे कि जब आपका पेपर बनता है तो उसको कलर करने के लिए अलग अलग चीज़ों का उसमें इंक्लूड करा जाता है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर आप पेपर क्रोमेटोग्राफी या फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जिसका आपको एग्जामिनेशन करना होता है। और इसके अलावा जो आपके पास पेपर आता है तो उसमें कई सारे आपके अदर एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। वो आपका फिंगरप्रिंट हो सकता है, वो आपका सलाइवा सैंपल हो सकता है, वो आपका हेयर सैंपल हो सकता है, ब्लड सैंपल हो सकता है, सीमेन सैंपल हो सकता है, स्वेट सैंपल हो सकता है, वो कोई भी सैंपल हो सकता है, वो आपका सॉइल सैंपल भी हो सकता है। तो उसका भी आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ऊपर ऊपर से देखा, जो चीज़ें आपको दिख रही थी, जो आपके एग्जामिनेशन करने वाले थे, सिर्फ आपने उतना किया, बाकी चीज़ों को स्किप कर दिया। आपको पूरा प्रॉपर हर एक चीज़ का प्रॉपर एग्जामिनेशन करना होता है, ठीक है। सो ये सारी आपके सारी की सारी चीज़ें हो गई एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेपर क्या होता है, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, किस तरह से आपको इसका एग्जामिनेशन करना होता है, और फोरेंसिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम फोरेंसिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो जैसे कि आपके कई बार सुसाइड नोट मिलते हैं या फिर नॉर्मली किसी भी तरह के आपके नोट्स मिलते हैं, तो उसमें कई बार क्या रहता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो कहीं बाहर से पेज आता है, किसी दूसरे ने लिखा होता है, पर वो कॉपी का पेज आपके जहाँ पे मिला है वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में ये करना होता है। उसके अलावा जो आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस तरह की चीज़ों में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और बाकी आपको स्टैंडर्ड एंड क्वेश्चन का सैम्पलिंग तो जो कंपैरिजन होता है तो वो तो आपको करना ही होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी हैं, आई होप समझ में आ गई होंगी। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के आंसर की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ अ पेपर। सो जो आपका वाटर मार्क होता है ये एक तरह से आपके पेपर का आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है। जो वाटर मार्क अवेलेबल होता है उसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं कि नहीं हैं। तो ये हो गया। अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट इज़ काउलिन। ये भी गलत हो गया है। व्हाट इज़ काउलिन, तो काउलिन एक तरह का आपका लोडिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पेपर के बारे में एक एक छोटे से छोटा पॉइंट बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो जो है पूरा वीडियो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको एक नहीं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके नेट के एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा अच्छे से ध्यान से समझ के देखिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके नेट के एग्जाम में, ठीक है। सो यहाँ पर ये वीडियो एंड होता है। एंड
ये हमारी ब्लॉगर की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, मोर देन 100 क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। कल मैंने एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चंस अपलोड करे थे, उससे पहले मैंने साइबर के क्वेश्चंस अपलोड करे थे। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कई बार वैकेंसी नोटिफिकेशन, मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।